हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना जो हमारा हिंदी विषय का प्रकरण रहेगा, अक्षरों का महत्व, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें आपको सर्वप्रथम अपनी सघन पाठ योजना वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लिखनी है हिंदी, फिर आपको प्रकरण लिखना है अक्षरों का महत्व, फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक आप वही लगाएंगे जिस दिन आप ये हिंदी का प्रकरण पूर्ण रूप से अपनी कक्षाओं में करवा रहे हैं, जिस जिस तारीख की दिनांक होनी चाहिए। फिर हम कालांश लिखेंगे, फिर हम समयावधि देंगे 30 से 35 मिनट। तो ये आपकी जनरल डिटेल यहाँ पे पूरी हो जाती है। फिर इसके आगे हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे, यानी शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम पहले एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है और राइट हैंड साइड में आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में हमें बताना है। तो इससे रिलेटेड हम पहला शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। पहले शिक्षण उद्देश्य का नाम है ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी अक्षरों का महत्व नामक पाठ का पत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है अभिव्यक्ति। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी श्रुत श्रव्य वाणी में बोल सकेंगे। तीसरा आपको शिक्षण उद्देश्य देना है कौशलात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। चौथा हमें शिक्षण उद्देश्य देना है अभिरुचि। इसमें हम लोग लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी अक्षरों का महत्व नामक पाठ पढ़ने में रुचि लेंगे। तो ये आपके टोटल शिक्षण उद्देश्य 4 हो जाते हैं, जिसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में इसी अकॉर्डिंग लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से इन शिक्षण उद्देश्यों को लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से इन शिक्षण उद्देश्यों को लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ये आपकी शिक्षण उद्देश्य वाली एंट्री फिलअप हो जाने के बाद हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम विद्यार्थी अक्षरों के महत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान बताने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न बताएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आप लोग लिखेंगे आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद इसमें सर्वप्रथम प्रश्न लिखना है, फिर आपको आगे संभावित उत्तर देने हैं। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, हम किस देश में रहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर बताना है भारत में। दूसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न है भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, इसके बारे में हम आंसर देंगे हिंदी। तीसरा प्रश्न देखेंगे हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसके बारे में हम आंसर लिखेंगे वर्ण। चौथा हम प्रश्न लिखेंगे वर्ण का दूसरा नाम क्या है, इसके बारे में हम आंसर देंगे अक्षर। फिर हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा अक्षरों के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें आप लोग लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो ये हमारा पांचवा हमेशा समस्यात्मक प्रश्न रहता है जिसमें हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लोग लिखेंगे आज हम अक्षरों के महत्व के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इन प्रस्तावना प्रश्न प्लस उद्देश्य कथन को किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन को लिखते हुए अपनी डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। आगे आप लोग इसमें प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिखना है, जिसमें पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षण बिंदु। फिर हम आगे की ओर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया है उसके बारे में बताएंगे। फिर छात्र क्रिया के बारे में बताएंगे। फिर हम श्यामपट सार देंगे। यानी प्रस्तुतिकरण में टोटल 4 पॉइंट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रस्तुतिकरण देना होता है। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे आदर्श वाचन। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र दीपिका शुद्ध स्पष्ट उचित आरोह अवरोह पूर्वक यति गति व हावभाव में आदर्श वाचन करेंगे। तो ये हमारा छात्र दीपक क्रियाएं हो जाएगी। फिर हम आगे छात्र क्रियाएं देंगे। इसी में ही आदर्श वाचन में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं मनोयोग से देखते हैं।
तो ये हमारा शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन छात्र क्रिया के अकॉर्डिंग समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। फिर इसी में ही हमें दूसरा आगे शिक्षण बिंदु देना है काठिन्य निवारण। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र दीपिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट पर लिखकर प्रस्तुत करेंगे। यानी छात्र दीपिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझाते हुए श्याम पट पर लिखकर प्रस्तुत करेंगे। फिर हम छात्र क्रिया लिखेंगे, इसमें विद्यार्थी अर्थ उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। तो नीचे हमें कठिन शब्द दे रखे हैं जिसका अर्थ भी दे रखा है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे तादाद का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में। फिर आगे एक शब्द दे रखा है सिलसिला, इसमें आप लोग लिखेंगे लगातार जारी। फिर हम आगे आपको एक और शब्द दे रखा है आरंभ, यानी प्रारंभ करना, यानी कोई कार्य प्रारंभ करना। फिर आगे श्याम प्रसार में आपको लिखना है, श्याम प्रसार हमेशा ब्लैक चार्ट पेपर पे होता है। जिस प्रकार से मैंने श्याम प्रसार दिया है, आप लोग इसी प्रकार से श्याम प्रसार लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। इसमें काठिन्य निवारण लिखना है तादाद बहुत अधिक संख्या में, सिलसिला लगातार जारी, आरंभ यानी प्रारंभ करना। तो ये आपका श्याम प्रसार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में इस कठिन निवारण को किस प्रकार से डिफाइन किया है और किस प्रकार से जो हमारे कठिन शब्द है उनको अर्थ समझाते हुए श्याम पट पर लिखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से श्याम पट पर लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका काठिन्य निवारण यानी दूसरा जो उद्देश्य पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है, एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की गोतक रेखाएं खींचने पर वह किसका चित्र बन जाता है। ये आपको पहला पुनरावर्ती प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है, यानी विकल्प के रूप में दे रखा है। इसमें हमारा पहला विकल्प है चंद्रमा, दूसरा विकल्प है सूर्य, तीसरा विकल्प है पृथ्वी, चौथा विकल्प है आकाश। तो ये आपका पुनरावर्ती प्रश्न पहला यहीं पर ही समाप्त होता है। पुनरावर्ती प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, पहला प्रश्न हमारा रहेगा पृथ्वी कितनी साल पुरानी है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे आदमी ने किस किस से औजार बनाए, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। ये आपके दो मूल्यांकन प्रश्न जो मैंने अपनी डायरी में दिए हैं, आप लोग इसी प्रकार से हिंदी वाली डायरी में देते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से आपकी सघन पाठ योजना वाली जो डायरी उसके मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। फिर हम अंत में गृह कार्य देखेंगे, यानी अंत में हम इस प्रकरण से रिलेटेड गृह कार्य डालते हैं बच्चों को, जिसमें हमारा पहला गृह कार्य होगा, यानी पहला प्रश्न होगा अक्षरों के महत्व के ऊपर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको एक निबंध लिखते हुए इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि गृह कार्य, मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावर्ती प्रश्न को किस प्रकार से सघन पाठ योजना वाली डायरी में डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम अंत में सुझाव देंगे इस प्रकरण से रिलेटेड। इसमें सुझाव में आपको लिखना है अक्षरों के महत्व को और अधिक सही तरीके से समझ सकेंगे, यानी बच्चे जो है अक्षरों के महत्व को और अधिक सही तरीके से समझ सकेंगे। यह आपका सुझाव हो जाएगा इस प्रकरण से रिलेटेड। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड में स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और राइट हैंड साइड में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। इसी के साथ ये आपका प्रकरण अक्षरों के महत्व वाला पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम होगा वचन, यानी हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक है वचन। आपने पहले भी पढ़ा होगा और इसकी हम सघन पाठ योजना तैयार करेंगे। यानी सघन पाठ योजना तैयार करने से पूर्व हमें एक जनरल एंट्री फिलअप करनी पड़ती है, यानी वही एंट्री फिलअप करेंगे जो हम पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लगानी है, यानी कौन से विषय का प्रकरण है, यानी फिर आपको प्रकरण लिखना है वचन, फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक वही लगाएंगे जिस दिन आप ये वचन नामक प्रकरण अपनी कक्षाओं में करवाते हैं, वही दिनांक होनी चाहिए। फिर हम कालांश लगाएंगे, फिर हम समयावधि देंगे 30 से 35 मिनट।
इसी के साथ आपकी ये जो सघन पाठ योजना है, जो हमारी सामान्य एंट्री है पूर्व वाली, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य की ओर चलेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम पहले एक टेबल ड्रॉ करनी है, फिर शिक्षण उद्देश्य लिखना है और फिर आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में बताना है। तो इसमें हम पहला शिक्षण उद्देश्य देखेंगे, सामान्य उद्देश्य। इसमें आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट डालते हुए, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है उद्देश्यात्मक। इसमें हम लोग लिखेंगे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर दैनिक जीवन में उपयोग बनाना। फिर हमारा तीसरा उद्देश्य होगा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हम लोग लिखेंगे पॉइंट बनाते हुए, पहला हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा, छात्र वचन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हम पॉइंट देंगे, छात्र वचन की पहचान कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है, छात्र वचन को परिभाषित कर सकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इन शिक्षण उद्देश्यों को किस प्रकार से लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से इन उद्देश्यों को लिखते हुए अपनी डायरी में फिलअप करेंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको दे रखा है पूर्व ज्ञान, यानी शिक्षण उद्देश्य में आपको दो उद्देश्य दे रखे हैं। एक तो पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य का नाम है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आपको दो दो पॉइंट बनाते हुए लिखना है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको अगला पॉइंट देना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे बच्चों को हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी प्राप्त है। यानी पूर्व ज्ञान में हिंदी व्याकरण इसलिए लिखा है क्योंकि वचन एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान खत्म हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में वही आपको एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, फिर उसमें प्रश्न लिखना है, फिर आपको संभावित उत्तर बताने हैं। तो इसमें हम पहला प्रश्न लिखेंगे, छात्रों को चार्ट दिखाते हुए छात्रों इस चार्ट में क्या दिख रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें हम संभावित उत्तर बताएंगे किताबें। दूसरा हमारा प्रश्न होगा कितनी किताबें हैं, इसमें हम आंसर देंगे 3। तीसरा हम प्रश्न लिखेंगे 3 किताबों से किताबों का क्या पता चल रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे किताबों की संख्या। चौथा प्रश्न है वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं। वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे वचन। फिर हमारा अगला प्रश्न है वचन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा निरुत्तर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे ये जो प्रस्तावना प्रश्न है टोटल 5, वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप लोग इसी प्रकार से इन 5 प्रश्नों को लिखते हुए अपनी डायरी को फिलअप करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम प्रकरण से रिलेटेड उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लोग लिखेंगे छात्रों आज हम वचन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद हम अगले टॉपिक यानी अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। इसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा पॉइंट है छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा पॉइंट है छात्र क्रियाएं और चौथा पॉइंट होगा हमारा श्यामपट सार। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु लेंगे वचन की परिभाषा। इसमें हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ते आदि वचन के 2 भेद होते हैं। फिर हम आगे छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें हम आपको दे रखा है वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में आपको बता रखा है। यानी दूसरा हम शिक्षण बिंदु देखेंगे वचन के भेद, जिसमें हम वचन के 2 भेदों के बारे में बताएंगे। पहला भेद है एक वचन, जिसमें आप लोग लिखेंगे जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है। जैसे किताब, लड़की,
सड़क इत्यादि। दूसरे वचन का नाम है बहुवचन। इसमें आप लोग लिखेंगे जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, लड़कियां, सड़कें आदि। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो वो एक वचन, जिससे एक से अधिक का बोध हो वो बहुवचन कहलाता है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर हम छात्र क्रिया में देखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, यानी इसमें हमारा शिक्षण बिंदु टोटल 2 है। पहले तो वचन की परिभाषा दे रखी है, फिर इसमें वचन के भेदों के बारे में बता रखा है, जिसमें हम एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ते हैं। यानी एक वचन और बहुवचन के बारे में व्याख्या के रूप में छात्र दीपक क्रिया में समझाया गया है। फिर छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर इसमें श्यामपट सार देना है। श्यामपट सार आपको ब्लैक चार्ट पेपर पे देना है। जिस प्रकार से मैंने श्यामपट सार दिया है आप लोग इसी प्रकार से श्यामपट सार को देते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। तो श्यामपट सार में आपको सर्वप्रथम एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें वचन के भेद लिखे गए हैं, एक वचन और बहुवचन उसके बारे में बता रखा है। जिसमें नीचे आपको उदाहरण दे रखा है लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, लड़की, लड़कियां, यानी एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दे रखे हैं। यह आपका श्यामपट सार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि वचन के भेद को एक वचन है बहुवचन और फिर वचन के भेद को श्यामपट सार में किस प्रकार से मैंने डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से डिफाइन करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आपके जो वचन के भेद हैं, यानी आपके जो 2 पॉइंट हैं शिक्षण बिंदु, वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे आगे आपको पुनरावर्ती प्रश्न देने होते हैं, जिसमें हम पुनरावर्ती प्रश्न लिखेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न हमारा पहला प्रश्न होगा वचन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा हमारा पुनरावर्ती प्रश्न है एक वचन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर पुनरावर्ती प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा जिस शब्द से किसी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर हम अंत में गृह कार्य देंगे बच्चों को इस प्रकरण से रिलेटेड। इसमें हम पहला गृह कार्य देंगे वचन को परिभाषित करते हुए वचन के दोनों भेदों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षण बिंदु यानी समाप्त हो जाने के बाद हमें 3 एंट्रियों के बारे में बताना होता है, पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। और आप लोग देख सकते हैं कि इन 3 एंट्रियों को मैंने किस प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अंत में हम इस प्रकरण से रिलेटेड सुझाव देखेंगे। सुझाव में आपको लिखना है छात्र एक वचन और बहुवचन में अंतर कर सकेंगे। तो ये आपका इस प्रकरण से रिलेटेड सुझाव हो जाएगा। यानी आपका ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है सुझाव वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड हस्ताक्षर करेंगे, यानी हस्ताक्षर स्वयं के करेंगे और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। और इसी के साथ आपका ये जो प्रकरण है वचन यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको ये जो वचन और ये इसका जो पहला वाला जो प्रकरण है उसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं।